आज का हमारा स्टूडेंट टॉपिक होगा लॉज ऑफ फ्रिक्शन। कल के टॉपिक में हम लोगों ने फ्रिक्शन को डिस्कस किया था और फ्रिक्शन की इसके साथ टाइप्स भी डिस्कस की थी। अब हम फ्रिक्शन के जो लॉज हैं जिसे लॉज ऑफ फ्रिक्शन हम कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम फाइंड आउट करेंगे और मजीद कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ फ्रिक्शन के अंदर हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन कर कर हम ये फाइंड करते हैं कि फ्रिक्शन किस चीज पर डिपेंड करती है। देखिए फ्रिक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। फॉर सपोज हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए और दो ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइटर ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट हमने हैवियर ऑब्जेक्ट लिया। तो दोनों ऑब्जेक्ट को अगर मैं आपसे कहूं बेटा दोनों ऑब्जेक्ट को आप ड्रैग करें, दोनों ऑब्जेक्ट को आप जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट होगा वो बहुत आसानी से आप उसको खींच लोगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट हैवियर होगा, जिसका वेट ज्यादा होगा, उसको ड्रैग करना भी आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा। ऐसा ही होता है। अच्छा, ये हुआ क्यों? जब आप उसको खींच रहे हो, आपके लिए अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगा रहे हो, उसका मतलब आप उसको मुश्किल से खींच पा रहे हो, तो इसका मतलब उसकी जो अपोजिंग फोर्स लग रही है, जिसको हमने फ्रिक्शन फोर्स कहा था, वो भी ज्यादा हो रही होगी। इसको हम इस तरह समझ लेते हैं कि एक आपने स्मॉल ऑब्जेक्ट बनाया था, आपने इस पर इसकी जो वेट थी, इस बॉडी का वेट कम था, तो इसके रिएक्शन में नॉर्मल फोर्स होती है, वो भी कम होगी। तो आपको इस बॉडी को अपनी तरफ खींचने के लिए, पुल करने के लिए जो रेस में फ्रिक्शन लगी होगी, वो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम होगी। इसी के अकॉर्डिंगली हैवी ऑब्जेक्ट अगर आपने लिया, तो हैवी ऑब्जेक्ट का वेट भी ज्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी, क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तो आपको इस हैवी ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए जो फ्रिक्शन लगाई होगी या फ्रिक्शन फील हुई होगी, वो भी ज्यादा होगी। ओके, तो इस एग्जाम्पल से, इस सिचुएशन से हमें समझ में आया कि फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस हो रही है, किसमें प्रोड्यूस हो रही है? इन बॉडीज के अंदर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जितना बॉडी का वेट ज्यादा होगा, उतनी ही मुश्किल या उतनी ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी। ये हमें यहाँ से कंडीशन समझ में आई। ओके, इसकी एक और वजह भी हो सकती है, एक और तरीके से इसको हम समझा सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि फ्रिक्शन फोर्स की नेचर क्या है, तो फ्रिक्शन फोर्स को हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हम तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की नेचर है ये। ठीक है, जब हम इसको, ऑब्जेक्ट को जमीन पर रखा हुआ होता है, तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा उनके दरमियान में जो जमीन से अट्रैक्शन होगी, जिसको फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह रहे हैं, वो भी कम होगी उनकी बॉन्डिंग के दरमियान में। दोनों सरफेस के नेचर की दरमियान में बॉन्डिंग भी कम, थोड़ी सी फोर्स भी कम होगी। लेकिन जब हैवी ऑब्जेक्ट रखोगे, तो वही उन दोनों बॉन्ड के दरमियान जो है फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगी, जिसकी वजह से आपको उसको खींचना या उसको ड्रैग करना मुश्किल होगा। तो दोनों कंडीशन से समझ सकते हो, इस कंडीशन से भी और दूसरी कंडीशन में, कि दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो एक दूसरे के अंदर ज्यादा टाइटली लॉक हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा वेट ऑफ द बॉडी होगा, उतनी ही ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन, और जितनी नॉर्मल रिएक्शन होगी उतनी ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी की साइन रिमूव करूं, तो आएगा इक्वल टू एंड कांस्टेंट। और इक्वल टू एंड कांस्टेंट, सॉरी, कांस्टेंट यहां पर यूज होता है म्यू। ठीक है, म्यू क्या चीज है, इसको आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आर, म्यू यहाँ पर हम कांस्टेंट यूज करेंगे। आर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, अपॉन में जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी एफ अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू। ओके, तो यहां पर ये फॉर्मूला आपको शो कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इज डिनोटेड बाय द, या इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या चीज है? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को शो करेगा। असल में म्यू shows the
नेचर ऑफ मीडियम या फिर नेचर ऑफ सरफेस, जिन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, ये उन दो दरमियान की सरफेस को या उनके मीडियम को शो करेगा म्यू। ओके, और म्यू, इसको मैं एक और पॉइंट समझाऊंगी, इट इज अ जनरल कांस्टेंट। ये क्या है? जनरल कांस्टेंट है। मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं कि हमारे पास जो कांस्टेंट्स होते हैं वो तीन तरह से हो सकते हैं। एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं, एक जनरल कांस्टेंट होते हैं, एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट में वैल्यू ऑल ओवर द यूनिवर्स, प्लेस टू प्लेस, कंडीशन टू कंडीशन, एक्स वाई जेड, कोई भी सिचुएशन हो जाए वैल्यूज चेंज नहीं होती, वो हमेशा सेम रहती है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ जर्नल कांस्टेंट कौन से होते हैं? जर्नल कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं कि जिसके अंदर हमारी वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज हो सके। वैल्यू कांस्टेंट होगी जनरल कांस्टेंट के अंदर, लेकिन वैल्यू जो है वो नेचर टू नेचर चेंज हो जाए, प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाए, ठीक है, या कंडीशन टू कंडीशन वैल्यूज चेंज हो सके, तो ऐसे कांस्टेंट को हम जर्नल कांस्टेंट कहते हैं। जस्ट लाइक द ग्रेविटी, ग्रेविटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो सकती है, प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से और हम अगर नेचर की बात करें, यहाँ पर म्यू की अगर हम बात करें तो म्यू भी जो है वो मीडियम की नेचर को शो कर रहा है। तो ये भी नेचर अगर बदल जाए, फॉर सपोज वुडन और लेदर के दरमियान हो या ग्लास और ग्लास के दरमियान हो, तो नेचर चेंज होने की वजह से वैल्यू ऑफ म्यू भी चेंज हो जाएगी। अगर ये चेंज हो जाएगी, इसके लिए हमने इसको कहा इट इज अ जर्नल कांस्टेंट। और जनरल कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी? इट्स वैल्यू डिपेंड ऑफ मीडियम। ठीक है, जितनी ज्यादा मीडियम रफ होगी उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, जितनी मीडियम स्मूथ होगी उतनी ही ज्यादा इसकी वैल्यू कम होगी। वैल्यू ऑफ म्यू इज greater for rough medium, ठीक है, और वैल्यू ऑफ म्यू इज लेस फॉर स्मूथ मीडियम। स्मूथ सरफेस, स्मूथ मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू लेस होगी और रफ ऑब्जेक्ट के लिए इसकी वैल्यू हायर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक बात और समझिए, कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कहीं भी कॉफिशिएंट आपके पास लिखा हुआ है तो कॉफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लायर। इट इज जस्ट द मल्टीप्लायर, ये सिर्फ मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर का मतलब क्या कि या तो ये वैल्यू को इंक्रीज करेगा या वैल्यू को डिक्रीज करेगा, मतलब ये वैल्यू के साथ लगता है। ठीक है, अब मैं इसको और एक्सप्लेन करूं, देखिए कैसे। मल्टीप्लायर मैंने यहां पे बताई, मल्टीप्लायर के लिए यहां पर हमने फ्रिक्शन लिखा, फ्रिक्शन को मैंने यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा नॉर्मल रिएक्शन से, नॉर्मल इसके प्रोपोर्शनल साइन के बाद मैंने लिखा म्यू। मैं म्यू को अगर कह रहा हूं कि ये मल्टीप्लायर है, मतलब जस्ट नंबर है, ये वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए यूज होगा या डिक्रीज करने के लिए यूज होगा। ओके, इस इक्वेशन से जरा एक बात मैं आपको समझाऊंगा, समझेगा। एफ कह रहा हूं मैं, लेट्स से कि हमारे पास एक सरफेस है, मैं इसी ऑब्जेक्ट की बात करूं, हैवी ऑब्जेक्ट की, इसको मैंने रखा पहले एक स्मूथ सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर रखा, लेट्स से कि मैंने किसी मार्बल पर, किसी टाइल ऑब्जेक्ट पर रखा इसको। जब स्मूथ ऑब्जेक्ट पर इसको मैंने रखा तो म्यू की वैल्यू भी हो गई क्या? लेस, कम। लेट्स से ये 10 हो गई, कम, बल्कि 10 तो बहुत ज्यादा हो गई। ये पॉइंट्स फॉर्म में होती है, 0.0 फॉर्म में होती है ना, 1 से लेस होती है। तो हम सिर्फ एक ये कह लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं कि ये हो गई चले 1 टाइम्स,
1 टाइम्स ऑफ आर। इसका मतलब इस वक्त मार्बल पे इस ब्लॉक को रखने पर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो 1 टाइम ऑफ आर के बराबर होगी, यानी कि जितनी आर की वैल्यू होगी उतनी फ्रिक्शन होगी। ठीक है। अब अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को मार्बल की बजाय चेंज कर दिया, बल्कि मैंने इसको रख दिया अब किसी बहुत रफ ऑब्जेक्ट पर ले रख दिया मैंने इसको, मैंने ये कह लीजिए कि मार्बल की जगह मैं इसको रोड पर रख लिया मैंने, या लेदर पर रख दिया इसको मैंने। लेदर के ऊपर आप किसी चीज को इजीली ड्रैग नहीं कर सकते, तो वो लेदर में रफनेस ज्यादा है। जब लेदर में रफनेस ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। उसके जो कॉफिशिएंट की वैल्यू होगी, क्योंकि हमने क्या लिखा, इट शोज द नेचर बताएगा। तो म्यू की वैल्यू लेदर के लिए हो सकती है आपके पास हो जाए 5 फॉर एग्जाम्पल, होती नहीं है लेकिन सपोज कर लेते हैं 5 हो, तो हो जाएगी 5। आर अपनी जगह पहले से मौजूद है। अब ये क्या समझा रहा है फ्रिक्शन, यहाँ पर ये क्या हो गई, देखिए मटेरियल वही था, ब्लॉक वही था, उतना ही हैवी था। पहले हमने इसको एक स्मूथ ऑब्जेक्ट पे रखा तो इसकी फ्रिक्शन थी 1 टाइम्स ऑफ आर। लेट से आर की वैल्यू, अगर मैं इसको वेट की बात कर लूं, वेट आपके पास था 10 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन भी होगा 10 न्यूटन, तो 1 10 दा 10, फ्रिक्शन हो सकती है 10 न्यूटन के बराबर हो। लेकिन अगर मैं उसको कहां रख दूं, लेदर पे रख दूं, तो 5 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब 5 10 दा 50। अब फ्रिक्शन क्या होगी, उसी ब्लॉक है, सेम ब्लॉक है, मगर 50 हो गई, 5 टाइम इंक्रीज कर गई। तो इसका मतलब हुआ कि जो म्यू है ना, म्यू इट ओनली अ मल्टीप्लायर, ये जस्ट क्या है, मल्टीप्लायर है। या तो ये वैल्यू को इंक्रीज करेगा या वैल्यू को ये डिक्रीज करेगा, और कुछ नहीं है। ठीक है। अब ये बात एक और, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मल्टीप्लायर है। अब एक बात और कि मैंने इसको मल्टीप्लायर क्यों कहा, मल्टीप्लायर तो जस्ट नंबर्स होते हैं। जैसे मैं आपको याद दिला दूं कि हम जब लेंथ की किसी चीज को मेजर करते हैं, तो लेंथ में अगर आपको ऐसा यूनिट की बात करें तो हम कहते हैं भाई मीटर में ऐसा यूनिट होता है लेंथ का। हम किसी रॉड को लेंथ मेजर करें और कहते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आपसे कहूं कि 5 मीटर रॉड को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, आप क्या करते हो, ये सेंटी क्या चीज है, मीटर तो यूनिट हो गया, सेंटी क्या चीज है, मल्टीप्लायर है। हम उसकी वैल्यू सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कन्वर्ट करो सेंटी में, तो मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, 100 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो वहां पर वैल्यू को इंक्रीज किया सेंटी ने, सेंटी इज द मल्टीप्लायर, उसने वैल्यू को इंक्रीज किया। गॉट इट, ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये जस्ट वैल्यू, ये वैल्यू को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ऐसा क्यों कहा मैंने, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगेन इसी फॉर्मूले को मैं मजीद थोड़ा सा डिफाइन करूं, जरा इसकी यूनिट निकाली, ये तो फॉर्मूला निकाला हमने, इसका यूनिट निकाली है। यूनिट की मैं अगर बात करूं, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू एफ, क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का यूनिट क्योंकि फोर्स है न्यूटन हो गया इसका यूनिट। आर, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन, इट इज आल्सो द फोर्स, ये भी फोर्स है, तो इसके लिए भी क्या होगा, न्यूटन, तो इसके लिए भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो म्यू का कोई यूनिट हुआ, नो। आप लोग कहेंगे कि म्यू हैज नो यूनिट बिकॉज ऑफ द रेशियो of similar quantity। ओके, तो म्यू जो है वो क्या हुआ, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि रेशियो है सिमिलर क्वांटिटी का, इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब जरा दोबारा इसी पे आए, मल्टीप्लायर है, मैंने मल्टीप्लायर कहा, मल्टीप्लाई क्यों कहा, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता। जरा दोबारा सेंटीमीटर पे जाइए, सेंटी का कोई यूनिट होता है, जस्ट वैल्यू होती है। क्या होती है सेंटी की वैल्यू, 10 पावर -2, ठीक है। मिली की वैल्यू क्या होती है, 10 पावर -3। माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10 पावर -6। ये मल्टीप्लायर्स हैं, मल्टीप्लायर्स की वैल्यू होती है, यूनिट नहीं होता।
हाँ, इसके आगे लिखो ना मिलीमीटर, तो फिर यहाँ मीटर आएगा, या माइक्रोग्राम, माइक्रोमीटर, तो ये ग्राम या मीटर वो यूनिट आएंगे। तो अभी हम सिर्फ मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लायर में सिर्फ वैल्यू होती है, यूनिट नहीं होता। इसी तरीके से मैंने मल्टीप्लायर भी इसलिए कहा कि इट जस्ट इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू, इट इज अ मल्टीप्लायर, इट हैज नो यूनिट। ओके, सो होप कि आपको जो है वो ये लॉ ऑफ फ्रिक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। ये रीजन भी अच्छा है, इसका रीजन भी बनता है बेटा कि coefficient of friction, why does the coefficient of friction has no unit, तो इसके रीजन में भी हम ये लिखेंगे, मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है कि coefficient of friction has no unit because it is the ratio of a similar quantity। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट नहीं होते। और एक और बात, वो क्वांटिटी जिनके यूनिट नहीं होते उनकी डायमेंशन भी नहीं होती। ठीक है, जैसा कि न्यू का यूनिट नहीं है, इट हैज नो डायमेंशन, इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। इसी तरीके से आपको याद हो इनिशियली लेक्चर्स में डायमेंशन लेस क्वांटिटीज मैंने कुछ पढ़ाई थी, तो वहां लिखा था रेशियो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटी, नंबर्स लिखे थे, नंबर्स का भी यूनिट नहीं होता इसलिए उनकी भी डायमेंशन नहीं होती। एंगल्स मैंने लिखवाए थे, ठीक है, रेशियोज मैंने लिखवाए थे। आपको याद होगा भाई साइन थीटा अगर हम पढ़े या कॉस थीटा पढ़े या टेन थीटा पढ़े, इनकी वैल्यूज क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई परपेंडिकुलर इज द साइड, ये भी कोई सेंटीमीटर में या मीटर में वैल्यू होगी, लेट्स सी के मीटर में है, चलिए हमने मीटर में ले लिया। हाइपोटेन्यूज भी कोई साइड है, लेंथ है, इसकी भी वैल्यू मीटर में होगी, इसको भी मीटर में ले लिया, इसकी भी आपने कैंसिल आउट कर दिए, तो ये भी कैंसिल होगा, इनकी भी डायमेंशन नहीं होती है, तो एंगल्स की भी डायमेंशन नहीं होंगी। तो याद रखिएगा हर वो क्वांटिटीज जिनके यूनिट नहीं होते उनकी डायमेंशन भी नहीं होती। ओके, सो ये जो है वो हमारा लॉज ऑफ फ्रिक्शन का टॉपिक था। इसमें से कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए। ठीक है, आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज।